मोल कंसेप्ट। इधर देखो बेटे, पहले हमने छोटी छोटी बातें सीखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने मोल का पहला तरीका सवाल करने का किया इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना भी सिखा दिया। फिर उसकी फार्मूला बनी कि नंबर गिवन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, जो भी है नंबर गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यही किया था ना, हाँ या ना बोलो। इसके बाद हमने और क्या किया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे अलग 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 वेराइटीज में, ठीक। फिर हम दूसरे पे आ गए थे कि मोल को इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मास, जिसमें मैंने कहा था आपको कि हर किसी चीज का अगर एक मोल हो, यानी कि अगर किसी भी चीज का 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज हो, वो हमेशा उसके मोलर मास के बराबर होता है, क्योंकि मोलर मास होता ही है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक। उसी को हम मोलर मास कहते हैं। यहां तक हमने किया था, मगर इस मास की टर्म्स में थोड़ा सा ही किया था। इस मास की टर्म्स को आज हम शुरू करते हैं, यानी कि मोल हमने पढ़ना है। ये हमने कर लिया है इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब हम करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास। फिर हम तीसरा करेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, फिर तीनों को मिक्स कर देंगे, ठीक। अब देखो इन टर्म्स ऑफ मास, मैंने कल भी कहा था, फिर से कहता हूं, एक मोल किसी भी चीज का ऑफ एनी सबस्टेंस इज मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज ऑफ इट, यानी कि इसका मास इतने एटम्स का या इतने मॉलिक्यूल्स का, इतनी एंटाइटीजों का मास, यानी कि वो होता क्या है, दैट इज इक्वल टू मोलर मास। यानी किसी भी चीज के एक मोल का अगर वजन बताना हो, वो होता है किसके बराबर, उसी चीज के मोलर मास के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 मोल ऑफ एच तो एटम है, इसका एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम। हमारे पास है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो कितना होगा, 2 × 1 प्लस 32 प्लस 4 × 16, दैट इज 98 ग्राम, ठीक। सपोज हमारे पास है, इधर देखो एक और एग्जांपल, हमारे पास है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, वो किसके बराबर होगा, 14 ग्राम, ठीक। क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 होता है, 14 ग्राम, ठीक। यानी कि किसी भी चीज का अगर एक मोल हो, वो किसके बराबर होता है, उसी चीज के मोलर मास के बराबर, यानी कि उसी चीज के इतनी एंटाइटीजों के मास के बराबर। इसको कहते हैं हम क्या, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अब जरा एक सवाल करते हैं, उससे एक फार्मूला बनाते हैं, फिर जरा इसको देखो। सपोज हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ ओजोन कंटेन 96 ग्राम of ozone, then number of moles of ozone are, यहां पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 दे देगा वो, ठीक, क्लियर। देखो अब अगर हम मोलर मास निकाले ओजोन का, मोलर मास ऑफ ओजोन वो किसके बराबर आएगा बेटे,
3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 48 ग्राम। मगर मोलर मास किसी भी चीज का क्या होता है? एक मोल का मास। किसी भी चीज के एक मोल का मास मोलर मास होता है। सो जाओ, जाते टाइम में जगाऊंगा, नींद आ रही है आपको। यानी कि मोलर मास होता है हमेशा एक मोल का मास। यानी कि अगर मोलर मास ओजोन का 48 है तो इसका मतलब हुआ 48 ग्राम ओजोन एक मोल के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि दैट इज 48 ग्राम ऑफ ओजोन इज इक्वल टू 1 मोल। हाँ या ना? ठीक। विच इंप्लाइज दैट 1 ग्राम ऑफ ओजोन कितना हुआ बेटे? वो हुआ 1/48 मोल। ठीक। विच इंप्लाइज दैट 96 ग्राम ऑफ ओजोन कितना हुआ? 1/48 इंटू 96, वो कितना हुआ? 2 मोल। इस बात से क्या पता चला? इस बात से पता चला कि जो सैंपल का मास दिया होता है ना ग्राम्स में, उसको अगर मोलर मास से डिवाइड किया जाए तो वो मोल्स आ जाता है। तो ये एक और फार्मूला आपकी बन गई नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। मास जो दिया हो ग्राम्स में डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास किसका? मगर ये सैंपल का। ये एक और बन गई। इससे पहले हमने मोल्स निकालने की एक और फार्मूला बनाई थी। क्या? वो ये बनाई थी नंबर गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। बस मोल्स निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला बनेगा, बाकी मॉलिक्यूल्स एटम सब कुछ निकालने के लिए एक ही सिस्टम। ठीक, समझ आई मेरी बात? ये मोल्स निकालने के लिए बात याद रखना। इस तरह से हम मोल्स निकाल लेते हैं। क्लियर? अब देखो बेटे, एक सवाल कर लेते हैं जिसमें अलग अलग चीजें हम निकालेंगे। सपोज हमारे पास ऐसे है, ए सैंपल of carbon dioxide contain 88 ग्राम, ऐसे कर लेते हैं, 880 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ए मोल्स बताओ कितने हैं, बी मॉलिक्यूल्स बताओ कितने हैं, सी इलेक्ट्रॉन्स बताओ इसमें कितने हैं, डी एटम्स बताओ कितने हैं। सब हम निकाल लेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले मोल्स निकालने के लिए अभी अभी ताजा ताजा ही हमने फार्मूला सीखा। जो वजन दिया होता है सैंपल का ग्राम्स में डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक, वो तो होता ही ग्राम्स में। ठीक बेटे, कितना है सैंपल का? 880। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 हो गया 44 हो गया इसका मोलर मास। ये तो पता ही है आपको। ठीक, यानी कि मोलर मास अब यहां पर लिख लेता हूं मैं। मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। ठीक, तो यहां पर 44 से डिवाइड कर देंगे। मेरे ख्याल से अगर आपके ख्यालात सहमत हो तो ये 20 आया। 44 2 और 0 तो वही रहा, 20 हो गई। ठीक, क्लियर? ये 20 मोल्स आ गए। मोल्स हमारे पास 20 है। अब मॉलिक्यूल्स है, सेकंड पार्ट, बी पार्ट। अगर एक मोल होता तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि N0 या Na मॉलिक्यूल्स। मगर एक नहीं, हमारे पास 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए 20 इंटू N0।
एन नॉट हमें पता है, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तीसरा पार्ट हमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स बताएं। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का होता, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल होता, CO2 का एक मॉलिक्यूल, उसके में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जितने कार्बन में है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Z। ठीक, 6 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन के 8 हो गए 6 और 16, ये हो गए 22 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड का है उसमें 22 इलेक्ट्रॉन है। मगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल थोड़ी है, हमारे पास तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? 22 इंटू 20 एन नॉट इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? एक इंसान में 2 आंखें होती हैं गलती से, है ना? एक इंसान में अगर 2 आंखें हैं, 20 इंसानों में कितनी होगी? 20 × 2 40। उसी तरह से एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स आ गए किसके बराबर? 22 इंटू 20 इंटू एन नॉट, यानी कि 440 एन नॉट। ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स। एन नॉट के बदले हम वैल्यू लगा सकते हैं, डिपेंड करता है उसे दिया है कि नहीं दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना था? एटम्स। अगर ये एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का है, इसमें कितने एटम्स होते हैं? 3। पढ़ाया था मैंने आपको एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की 3 है, यानी कि 3 एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड में है टोटल। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, और इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हैं? मल्टीप्लाई बाय 3, खत्म किया। यानी कि एटम्स कितने हो गए? एटम्स कितने हो गए? एटम्स सॉरी, हाँ एटम्स हो गए 3 इंटू 20 एन नॉट, 60 एन नॉट। एन नॉट के बदले वैल्यू तो आपको पता ही है, डिपेंड करता है उसने ऑप्शन में वैल्यू लिखे हैं कि एन नॉट से ही दिया है। ठीक, इसको कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। एक और एग्जांपल देखिए जरा। सपोज हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, 28 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव A, number of gram ions, B, number of ions, C, number of electrons, D, charge। ये सारी चीजें सपोज वो पूछे हमें। ठीक, चार्ज पे हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं किया था, है ना? आज करेंगे। देखिए अब देखो, अभी तक देखो जरा, इसको इस कलर से दिखा देते हैं यार, ये कलर चेंज कर देंगे। आप देखो इधर, सबसे पहले हमने निकाला नंबर ऑफ ग्राम आयन। मैंने कहा था आयन जब होता है तो नंबर ऑफ ग्राम आयन बोलेगा वो। एटम होता तो वो बोल सकता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। मॉलिक्यूल होगा तो वो बोल सकता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम आयंस का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल के केस में। ठीक, तो नंबर ऑफ ग्राम आयंस हमने निकालने हैं, इसका मतलब हम मोल्स निकालने हैं। पहला हो गया नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है? मास दिया हुआ डिवाइडेड बाय, यहां पर चूंकि आयन है, एटम है, एटॉमिक मास यहां पर 14 है, हो गया 2 मोल। इसके आगे हो गए 2। ठीक, ये आ गए हमारे पास मोल पहला। अच्छा, बी पार्ट, अगर हमारे पास 1 मोल होता N3 नेगेटिव का तो कितने आयंस होते? एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस, है ना? 1 मोल एवोगाड्रो नंबर भाई। अगर 1 मोल होता तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस,
यहां 2 मोल है तो कितने हो गए 2Na, यानी कि आयंस कितने हो गए इसमें 2N0 आयंस ऑफ N3 नेगेटिव। तीसरा पार्ट कैसा है इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास एक आयन हो, क्या हो, एक आयन N3 नेगेटिव का, वन आयन, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जरा बताओ। नाइट्रोजन के अपने तो एटॉमिक नंबर की वजह से 7 है, 7 है ना, 7 तो अपनी वजह से है, और ये 3 इसने खाए भी है ना भाई। एक नाइट्रोजन के आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है, N3 नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास आयन्स कितने हैं, हमारे पास इतने आयन्स हैं, इसमें कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 10। यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा ही यूनिटरी मेथड से, एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन और इतनों में मल्टीप्लाई बाय इतने हैं, यानी कि 20N0 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कैसे आया, N3 नेगेटिव था बेटे, एक आयन होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए अपने 7 और ये जो 3 खाए हो गए 10, एक आयन में 10, इतनों में कितने मल्टीप्लाई बाय इतना, तो सिंपल वो आया 20N0 इलेक्ट्रॉन्स। अब हो गया डी पार्ट, चार्ज। चार्ज की जरा बात की जाए। अब मुझे याद है कल हमने किया था चार्ज का क्वेश्चन, अब बोलो नहीं। अच्छा, अब देखो, अगर हमारे पास एक N3 नेगेटिव होगा, एक आयन, इसमें चार्ज कितना है, इसने क्या खाया है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें ऊपर का चार्ज कितना होगा जितना 3 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोलते हैं E, यानी कि एक आयन पे है चार्ज कितना 3E, एक आयन पे चार्ज है 3E, और इतने आयन पे कितना होगा 3 इंटू 2। समझ आई मेरी बात। यानी कि चार्ज की बात अगर की जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, चार्ज ऑन वन आयन of N3 negative is equal to 3E, which implies that charge on 2N0 ions is equal to 2 into N0 into 3E। जरा इसको पूरा मैं दिखाता हूँ और फिर मैं एक और फार्मूला इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो आप। इसी से बनेगा, देखो इसको इधर लेके जाता हूं मैं, 3 2 हो गया 6, हो गया 6 इंटू N0 इंटू E। N0 की वैल्यू आपको पता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और E का भी वैल्यू पहले ही लेक्चर में बोल चुका हूं मैं, ये होता है इतना कूलम, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए ना, इसका मतलब हुआ चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, एक मोल पे कितना है, यानी कि इतने पे कितना, इससे मल्टीप्लाई किया है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, N0 और E को, N0 और E को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस नंबर और इस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, ये बनता है 96500 कूलम, या इसी को हम कहते हैं 1 फैराडे। तो यहां पर हम इन दोनों को डिफर कर सकते हैं ऐसे, इक्वल टू, इट इज इक्वल टू 6 फैराडे और 6 इंटू 96500, इसमें कूलम में इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो तमाशा, चार्ज निकालने के लिए आसान सा तरीका क्या बन जाता है, ये जो 2 था, ये जो 2 डिजिट था, ये क्या था, ये मोल्स, यानी कि चार्ज हमेशा निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने बोला होगा शायद, इनटू ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू 96500 कूलम, अगर कूलम में निकालना हो या इनटू फैराडे, दोनों में से जो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं इस तरह से।
इसको कहते हैं चार्ज निकालना, नंबर। समझ आई मेरी बात? ठीक। अब जरा एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए जरा एक और सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है टू एलिमेंट्स A and B have atomic mass 20 and 40 unit, unified mass U या AMU, चलो AMU respectively. If X gram of A contain Z atoms, then number of atoms present in 2x gram of B will be 2Z, 4Z, 3Z, Z। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो जरा पॉज करके चेक करो, ट्राई करो। उनको बोल रहा हूँ ऑनलाइन वालों को पॉज करके जो वीडियो देखेंगे, आपको बोल रहा हूँ आप करो। ठीक, चलो अब मैं करा देता हूं। वो तो ट्राई करेंगे, आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो। अब देखो बेटे, एक एलिमेंट है A और दूसरा एलिमेंट है B, सिंपल सा है। कहता है इसका जो मास है वो है X ग्राम, और इसका जो मास है वो है ये 2x ग्राम है। इसको मैं कर देता हूं 20 एंड 40 ग्राम, इधर लिखता हूं ग्राम एटॉमिक, या and B has मोलर मास। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अब देखो बेटे, मास x ग्राम, मास 2x ग्राम, इसका मोलर मास कितना दिया है? इसका मोलर मास कितना दिया है? 40 ग्राम। मोल जिसमें कितने आ गए? x/20। इसमें मोल्स कितने आ गए? 2x/40, वही हुआ x/20। ठीक, एटॉमिसिटी 1 है क्योंकि A और B एटम्स है ना, एलिमेंट्स हैं, यानी कि एटॉमिसिटी 1 है दोनों की, यानी कि एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, यानी कि एटम ही है। ठीक है, तो एटम्स कितने हो गए?
पहले मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? वही एटम्स भी हो गए, क्योंकि एटॉमिसिटी 1 है, मॉलिक्यूल एटम सेम। कितना हुआ? x/20 इंटू एन नॉट। मगर इस ए के केस में इसने वो कहा है कि वो z के बराबर है। देखो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ n0/20 x इज z। ये दिया हुआ कंडीशन था। अब इधर एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो कि एटम्स ही हैं, जो कि एटम्स ही हैं, क्योंकि एटॉमिसिटी 1 है, वो किसके बराबर हो गया? x/20 इंटू एन नॉट। एक मोल में एन नॉट, इतने मोल्सों में इतना इंटू एन नॉट। एक मोल में एन नॉट, इतनों में इतना इंटू एन नॉट। यही हुआ। मगर ये हो गया n0/20 x। n0/20 x किसके बराबर है? z के। तो ये भी तो हुआ ना z के बराबर भाई। ये भी किसके बराबर हुआ? ये भी हुआ इक्वल n0/20 x। ये भी किसके बराबर हुआ? z के। इसका मतलब हुआ z एटम्स ही था इसका आंसर। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? ठीक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। सपोज ऐसे क्वेश्चन दिया है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट is 6.6 into 10 raised power minus 23 gram. 6.6 into 10 raised power minus 23 gram. Then number of moles present in 40 kg of it will be। कहता है एक एटम जो है किसी एलिमेंट का, उसका वजन इतना है। अगर हमारे पास इसका 40 किलो हो, उसमें कितने मोल्स होंगे? पॉज करके ट्राई करें। ठीक, अब देखो जरा, आप लोग देखो बेटे, एक सवाल में आप लोग खुद करते नहीं हो। करते हैं ना। आप देखो, जब मास दिया हो और हमें मोल्स निकालना हो, तो एक ही तरीका हमने सीखा है, वो होता है मास जो दिया हो, मगर वो होना चाहिए ग्राम्स में बाई मोलर मास। हमने ये भी सीखा है मोलर मास कितने एटम्स का या मॉलिक्यूलर्स का मास होता है, वो होता है 6.022 into 10⁻23 एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसका मतलब हुआ, मैं ऐसे लिख सकता हूं, 40 kg को मैं ग्राम में चेंज कर देता हूं, हाँ या ना? ठीक, डिवाइडेड बाय मोलर मास हुआ मास ऑफ वन एटम। एक एटम का वजन इनटू कितनों एटम्स का वजन होना चाहिए बेसिकली 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि मास ऑफ वन एटम इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, वही हुआ एन नॉट। एन नॉट से एन नॉट तो यही हुआ ना। तो मैथमेटिकल आंसर निकालना है ना बेटे, एन नॉट रखेंगे तो करेंगे कैसे? क्योंकि 40 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6.6 इंटू 10⁻⁻23 जो एक एटम का वजन दिया है, इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो गियो, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 40 आएगा, 39 पॉइंट समथिंग आ जाएगा।
उसको अप्रोक्सीमेटली 40 लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1000, यानी कि 1000 मोल ऑफ दिस 40 kg हैज वन एटम विद मास ऑफ 6.6 into 10⁻⁻23 ग्राम। समझ आई बात? क्लियर हुआ? ये हुआ मास की टर्म्स में अगर हमने करना हो। अब हमने वॉल्यूम की टर्म्स में करना है, मगर वॉल्यूम की टर्म्स में करने के लिए मैं छोटी छोटी पहले आपको बातें सिखा दूं ताकि हम वॉल्यूम की टर्म्स में कर सकें। ठीक, देखो बेटे, पहली बात, एसटीपी क्या होता है, या इसको कुछ लोग एनटीपी भी कहते हैं। एक होता है एसएटीपी, वो नहीं, एसटीपी है और एनटीपी। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको बोलेंगे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों का मतलब सेम। और इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी गैस अगर हो, अगर कोई भी गैस हो, उसको हमने रखा होता है टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन पे, जिसको आप 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और इस टाइम इस गैस का जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। और अगर ये 1 मोल हो आइडियल गैस का, तो वो होगा 22.4 लीटर। ये जो मैंने कहा ना, ये थोड़ा ओल्ड कन्वेंशन है, मगर जो भी सवाल हम करेंगे 99.9% क्वेश्चन इसी से किए जाते हैं। ठीक, न्यू कन्वेंशन में हम क्या करते हैं, हम न्यू कन्वेंशन में कहते हैं टेम्परेचर तो है ही 273 केल्विन, प्रेशर तो 1 बार लिया जाता है, और इस पे वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये 22.7 लीटर आ जाता है। खैर, ये जो न्यू कन्वेंशन है बड़ा रेयरली यूज किया जाता है, किया यही जाता है यूज। आपको यही याद रखना, वो याद रखने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम गिवन नहीं दिया होता है, वॉल्यूम निकालना होता है, या क्या होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। मैं कह रहा हूँ ये कंडीशन पे अगर ऐसा हो तो ये है, मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, मैं ये बता रहा हूँ कि एसटीपी का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये तो पता ही है आपको, 1 एटमॉस्फेयर और बाहर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर कितना होता है? होता है 1.01325 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल। और 1 बार कितना होता है? होता है सीधा ही 10⁸ पास्कल, या पास्कल को आप लिख सकते हैं क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। समझ आई मेरी बात? ये एसटीपी का मतलब होता है। ठीक, ये किसका मतलब होता है? एसटीपी का। ठीक, एक और बात याद रखना, इसको कहते हैं एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? ये कहता है अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे लिया जाए, उनमें अगर वॉल्यूम सेम रखा जाए, तो उनमें मोल्स या मॉलिक्यूल्स या मोल्स बराबर होंगे। पहले मैं लिख लेता हूं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है, फिर समझाता हूं मैंने क्या कहा। अंडर सेम या सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस
कंटेन इक्वल मॉलिक्यूल्स यानी कि मोल्स। मॉलिक्यूल्स अगर बराबर होंगे तो मोल्स भी बराबर होंगे। ठीक, जरा इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको बात समझ आएगी। सपोज ऐसे लिखा है, इधर देखो, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस ऑक्सीजन ओजोन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड are placed in 3 containers of equal volume। कहता है टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और 3 गैसेस है, ऑक्सीजन ओजोन और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनको 3 डब्बों में रखा जा गया है कंटेनरों में जिनका वॉल्यूम सेम है। और आपको ये पता होना चाहिए गैस का जो वॉल्यूम होता है ना, वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, बिकॉज गैस ऑक्यूपाई होल स्पेस अवेलेबल टू इट। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ गैस सेम हो, यानी कि ये सेम वॉल्यूम है गैसेस का। ठीक, कहता है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑक्सीजन ओजोन और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लेस है 3 कंटेनरों में जिनका वॉल्यूम सेम है। फिर क्या कहता है, कहता है बताओ रेशो ऑफ मोल्स क्या होगा। क्या होगा रेशो ऑफ मोल्स? 1:1:1, 1:1:1। दूसरा कहता है रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स, रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी कितना होगा? 1:1:1। तीसरा अगर वो पूछता कि रेशो ऑफ एटम्स बताओ, रेशो ऑफ एटम्स बताओ, तो वो सेम कैसे हो सकता है? एक मॉलिक्यूल में तो यहां 2 एटम्स हैं, यहां पर तो 3 एटम्स है और यहां पर तो 4 एटम्स हैं। वो तो रेशो आएगा 2:3:4। एटम्स का रेशो इज डिफरेंट बट मॉलिक्यूल एंड मोल्स का रेशो इज सेम। समझ आई बात? इसी लॉ के बेस पर यह कहा जाता है कि अगर हमारे पास 1 मोल हो किसी भी आइडियल गैस का, किसी भी आइडियल गैस का, किस पे? एसटीपी पे। एसटीपी क्या होता है वो मैंने बोला, वो हमेशा होता है 22.4 लीटर। इससे पहले बोला था ना मैंने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक, यानी कि मोल का एक और परिभाषा आ गई यहां पर, मोल की एक और परिभाषा आ गई। एक तो हमने नंबर में पढ़ा, ठीक है बेटे, दूसरा हमने नंबर वाला डन, दूसरा हमने मास में पढ़ा, अब तीसरा वॉल्यूम में। ठीक, तो वॉल्यूम में पढ़ने के लिए हमेशा हमने क्या सीखा कि किसी भी गैस का 1 मोल अगर हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, तो हम कहेंगे इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक, अगर हमारे पास है 1 मोल ऑफ O2, वो भी क्या होगा? 22.4 लीटर। हमारे पास होगा 1 मोल ऑफ, एट एसटीपी होना चाहिए मगर उसके बगैर नहीं, 1 मोल ऑफ हीलियम एट एसटीपी 22.4 लीटर। यानी कि किसी भी गैस का, आइडियल गैस का, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा 1 मोल का, इस कंडीशन पे वो हमेशा 22.4
4 लीटर होगा। ठीक, अब देखो इस बात पे हम जरा एक सवाल कर लेते हैं जिससे एक और फार्मूला बनेगी मोल्स की। यूनिटरी मेथड से सीखते हैं। जैसे ऐसे कह रहा है, ए सैंपल ऑफ ओजोन at STP has volume 67, yes, 44.8 liter, then moles of ozone will be। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर 22.4 लीटर होता ओजोन का तो वो 1 मोल होता। अगर 22.4 होता एसटीपी पे तो वो 1 मोल होता। 1 लीटर एसटीपी पे होता तो 1/22.4 होता, और 44.8 है, 44.8 है, इंटू दैट। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात, क्या 22 पॉइंट हम जानता हूं वी कनो, ठीक, for 22.4 liter of ozone at STP is equal to 1 mole। 1 liter of ozone at STP is equal to 1/22.4 mole, which implies that 44.8 liter of ozone at STP is equal to 1/22.4 into 44.8, ये आया 2 मोल। अब देखो तमाशा, जो वॉल्यूम दिया था ना एसटीपी पे सैंपल का, वो ऊपर आ गया और 22.4 नीचे आया। तो मोल्स की तीसरी फार्मूला बनी। पहली क्या बनी, नंबर दिया हुआ डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। दूसरी क्या बनी, मास दिया हुआ ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास। और तीसरी क्या बनी, वॉल्यूम दिया हुआ कहां पर, एसटीपी पे, डिवाइडेड बाय 22.4। ये मोल्स की फार्मूला। नंबर दिया हो तो ये लगाएंगे, मास दिया हो तो ये लगाएंगे, वॉल्यूम दिया हो तो यह लगाएंगे। समझ आई मेरी बात, तीनों लग सकती है। ठीक, इसके ऊपर हम कल क्वेश्चंस करेंगे, इस वाले हिस्से पर हम कल क्वेश्चंस करेंगे वॉल्यूम वाले पर, और फिर हम तीनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है बेटे, कर दिया।